हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं सौरभ फ्रॉम IIT BHU आपका स्वागत करता हूं रैंकर जेई के इस चैनल पर। और सबसे पहले आप सब लोग को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2024 में जेई मेन का परीक्षा आ चुका है। वो सारे बच्चे जो कल से जेई मेन की एग्ज़ाम देंगे, वो मेरी एक छोटी सी बात, इस छोटी सी स्टोरी को जिसको मैंने जिया है उसको समझ लीजिएगा। मैं ये दावा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का महसूस करेंगे और साथ ही साथ में आपका जो परफॉर्मेंस होने वाला है जेई मेन में वो काफ़ी इंप्रूव होगा। अब देखो, मैं जेई मेन 2024 को कंपेयर करता हूं अपने ईयर में, जब मैं पेन एंड पेपर मोड पे परीक्षाएं दिया करता था। मेरी स्टोरी क्या रही है, मैं भी आप ही की तरह एक गांव से आया हुआ बच्चा था। सबसे पहले, जैसे सब लोग को पता होता है, मैंने भी 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर जेई मेन का दिया था। और इस अटेम्प्ट में मेरे को बहुत नर्वसनेस थी। अब देखो, नर्वसनेस का मतलब ये नहीं है कि भैया मेरे को कोई बहुत बड़ी दिक्कत थी कि मेरा जेई मेन नहीं निकलेगा तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलें, क्योंकि मेरा 12th था और किसी को कोई ज़्यादा मुझसे उम्मीदें थी भी नहीं। और सिर्फ 12th की पढ़ाई के दम पर मैंने जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में 122 मार्क्स लाए थे। अब इस समय तो 122 नंबर तो मतलब बहुत कम है। मेरे समय में 122 नंबर बहुत डिसेंट नंबर हुआ करता था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केवल और केवल फिजिक्स में मैंने 72 के आसपास स्कोर किया था, केमिस्ट्री में कुछ 40 से 42 नंबर के आसपास, एग्जैक्ट तो देखो नहीं याद है। मैथ में 8 नंबर के आसपास था मेरा। तो इस समय मैं बहुत प्रसन्न था, इतने मेरे नंबर आए थे। मैं जेई एडवांस के एग्जाम में गया बैठने, मैं क्वालिफाई कर गया था। जेई एडवांस में गया मैं बैठे और मेरा जेई एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी मैं जेई एडवांस में फेल हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब आपको लग रहा होगा कि यहीं पर सारा का सारा सफर खत्म हो जाता है और यहीं से आदमी को डिमोटिवेट हो जाना चाहिए। जबकि आप महसूस करो, मैं जिस स्थिति में था उस स्थिति को आप एवरेज से भी बिलो बच्चा बोलेंगे। मतलब आप ये समझो कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो तैयारियां की जाती है, मैथ तो मैं पढ़ता नहीं था वैसे भी, उसके बेसिस पर मैंने ये काम किया था। और जेई एडवांस में कोई खराब नंबर नहीं आया था, है ना। जेई एडवांस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में ठीक ठाक थे, मैथ में मेरा एक सब्जेक्ट ही नहीं क्वालिफाई हुआ था। क्योंकि जेई एडवांस में क्राइटेरिया होती है कि आपका एक एक सब्जेक्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए। फिर समय बीता, मैंने यहाँ पर टारगेट कोचिंग स्टार्ट किया, देखना समझना कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये वक्त था कि एक साल जो मेरी प्रिपरेशन थी वो उसको मैं पूरी की तरह डेडिकेट किया था अपने जेई मेन जेई एडवांस के बेसिस पर। तो सबसे पहले मैंने जेई मेन निकाला। अब जेई मेन में मैंने 195 मारे, 122 से सीधे 195 का सफर किया। एंड उसके बाद मैं 2 महीने कोटा चला गया था फॉर क्रैश कोर्स। कुछ पढ़ाया गया नहीं, कहानी सबको पता है। और जेई एडवांस में सिलेक्शन लेने के बाद मैं IIT BHU के अंदर बीटेक किया। बीटेक करने के बाद आपको पढ़ा भी रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्टार्टअप है, वो अलग चीज़ है। अब आप ये समझो कि ये जर्नी और ये जर्नी में मैंने क्या पाया। ये जर्नी में मैं जो भी एग्जाम के लिए जाता था, वो एग्जाम में मैं सोचता था कि चलो यार ठीक है, जैसा होगा एग्जाम होगा, नहीं आ रहा है चलो छोड़ो हटाओ। और इस वाले एग्जाम में जो मेरा था लास्ट टारगेट में जब मैं पहुंच गया था, ये एग्जाम मेरे लिए था परफेक्ट एग्जाम। मुझे करना ही करना, ये प्रण अपने अंदर में लेके गया था। अब वो चीज आपके मन में कैसे आएगी, देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने एक साल में कोई बहुत जादू किया था, नहीं दोस्तों। जितना मैंने पढ़ा था ना, जितना मैंने पढ़ा था उसी को बार बार रिवाइज मैंने किया, बार बार रिवाइज किया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो आपको नचा देंगे, ऐसे नचाएंगे वो आपको कि आप जिंदगी भर उनके चक्कर में नाचते रहोगे। पढ़ाई को इंटरटेनमेंट के साथ मर्ज किया ही नहीं जा सकता, ये बात आप कथित तौर पर नोट कर लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 रील देख के मोटिवेट होके आप काम कर सकते हो, 4 तरीके के प्रेडिक्टर पेपर सॉल्व करके आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हो, वो सब बेकार है जब तक आप अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम नहीं करोगे। क्यों यूट्यूब के पहले लोग IAS IPS जेई मेन जेई एडवांस नहीं निकालते थे? द ट्रूथ इज कि आपके पास ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ छुपी हुई है, जिसको कहा जाता है बार बार रिवाइज करना।
आप क्या करोगे, जैसे सपोज करो ये एक बच्चा है, उसका कल एग्जाम है, वो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट बच्चों की एनालिसिस देखेगा, डिफरेंट डिफरेंट चैनल के नए नए क्रैश कोर्सेज देखेगा, उससे उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उससे उस एग्जाम हॉल में जाकर अपने व्यक्तित्व के हिसाब से चीजें करनी होगी। तो मैंने ना तो कोई कंपेयर किया था किसी से, ना तो मैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ नया बहुत तीरंदाजी वाला काम किया था। एज इट इज जो मेरे पास था कि भैया मेरे पास जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरा फॉर्मूला है, जो भी मैं रिवाइज किया हूं, उसी के बेसिस पे, और पूरे 3 घंटे मैंने पेपर को अपना प्यार दिया। जितना मैं उसकी इज्जत किया वो मेरा उतना इज्जत दिया। ये वन वे है। आप सोच रहे हो कि आप पेपर के अंदर जाओगे और खांच खूंच के चले आओगे, आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं। आप पेपर के अंदर जाओगे, जब आप पेपर ओपन करोगे, जब आप पेपर देने बैठोगे दोस्तों ना, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो वन वे में नहीं आ जाएंगे कि नहीं आपने लगा दिया और तुरंत वो आ जाएंगे। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा काम डाउन होना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को निकालना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं पहली बार 12th में था, तो जब मैं पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, तो जो गाने वगैरह सुने रहते थे पेपर देते समय, वो मुझे याद आते थे। आप भी बताना अगर आपके साथ याद आते, पेपर दे रहा हूँ गाने याद आ रहे हैं। तो ये जो सीरियसनेस है ना, इसको जब तक आप डेवलप नहीं करोगे तब तक पेपर के अंदर आप हमेशा इन्फीरियर ही फील करोगे, कभी भी आप सुपीरियर बन नहीं पाओगे। तो रूल नंबर 1 क्या है कि अगर आपके पास 3, 4, 5 दिन का मौका है, 1 दिन का मौका है, 2 दिन का मौका है, एक बार पूरे के पूरे फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, जो भी आपके पास फॉर्मूला है उसको रिवाइज कर लो। दूसरा, जो चैप्टर्स आपने किए हैं उन चैप्टर्स का एक बार जो भी मोटा हेडलाइन, आउटर हेडलाइन है, उनको एक बार देख लो। तीसरी चीज कि जब भी आप एग्जाम के लिए अहेड करो, एग्जाम सेंटर के लिए जाओ, तो हमेशा हैप्पी रहो, क्योंकि स्ट्रेस होके किसी से कंपेयर करके, दोस्त के साथ बैठे हो ऑटो में, वो बोल रहा है यार ये तूने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, नर्वस हो जाओगे, तो उससे नंबर नहीं आएगा। तो फॉर्मूला याद रखो, चैप्टर्स जो है उनको एक बार देख लो, क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम जाते वक्त हैप्पी रहो। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपका सिस्टम, आपका पेन और आपके क्वेश्चंस, यही तीनों आपकी जिंदगी बनाने के लिए वहां पर खड़े रहेंगे। तो प्यार से उन क्वेश्चंस की रिस्पेक्ट करो। हड़बड़ा के क्वेश्चंस पढ़ने से कभी कभार सवाल आते हुए भी मन से भटक जाते हैं, क्योंकि देखो जेईई मेन का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट का एग्जाम नहीं है। टैलेंट के साथ आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका इमोशनल बैलेंस कैसा है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा है, ये सब टेस्ट होता है एग्जाम के दौरान। मान लो आपने कम्युनिकेशन सिस्टम का, अब तो हट गया, एक सवाल देखा, लेट्स एग्जांपल लेते हैं। अब आपको पता है फॉर्मूला भी आता है, बट आप इतना जल्दी पढ़ दिए कि वो आपको समझ नहीं आया। कुछ सवाल बड़े होते हैं लेकिन उनके अंदर एक ही राज की बात होती है कि 2 लाइन में उनका आपको एक मार्मिक दिख जाएगा कि इन्हीं से आपको सवाल सॉल्व करना होगा। तो कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम जाने अनजाने में छोड़ देते हैं। तो कम से कम आप क्वेश्चंस को देखना, उनके ऊपर टाइम देना बढ़िया तरीके से। जो आपको लगे कि मेरा वीक है उसको लास्ट के लिए रख देना, जो सुपर स्ट्रांग है उसको फर्स्टली सॉल्व करना, और जो स्ट्रांग है उसको सेकंड प्रायोरिटी देना। और हमेशा याद रखना कि जेईई मेन दोस्तों ना ब्रिलियंसी का एग्जाम है ही नहीं। जेईई मेन है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो, वहां जाकर आप दूसरों से अच्छा कैसे करके आते हो। टॉपर से भी गलती हो सकती है, एक एवरेज टॉपर को दहाड़ के आगे बढ़ सकता है। जब वो एवरेज बच्चा ये समझे कि यार मैंने 25 चैप्टर का गोल फिक्स किया, 25 के 25 निकाल के आऊंगा चाहे जो हो जाए, बढ़िया से सवाल पढ़ूंगा, मेरे को पता है कि मुझे 75 सवाल दिए, मुझे 75 करने नहीं है, मुझे 50 करने हैं, मुझे सिर्फ 50 करने हैं, तो मेरे लिए 3 घंटे 75 सवालों के लिए नहीं, 3 घंटे 50 सवालों के लिए बने हैं। देख लो टाइम आपका बढ़ गया है ऐसे ही। तो छोटी छोटी जो माइंड गेम होती है, जो माइंड की स्ट्रेटजी होती है ना दोस्तों, वो बहुत इंपैक्ट करती है आपके जेईई मेन के एग्जाम में। बाकी मैं सभी बच्चों को तहे दिल से फिर से ये ब्लेसिंग देता हूं कि आप जाइए और मचा क्या पाएंगे। जस्ट एक चीज करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। और जो लोग भी वाराणसी से हैं, जो लोग भी बनारस के हैं, जो लोग मेरा चैनल ये वाराणसी से देखते हैं,
वो अपने टेस्ट सेंटर को कमेंट में डाल सकते हैं, हम रिव्यू लेने आएंगे दोस्तों आपसे, तो हम लोग वहां पर मिलेंगे। टेस्ट सेंटर और डेट और टाइम आपका कब है एग्जाम का, वो अगर आप मुझे बता देंगे, टाइम मतलब स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऐसे करके अगर आप लिख देंगे तो हम आएंगे। और लोग भी लिख सकते हैं, अगर आप वाराणसी से नहीं है तो कहीं और का भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सभी लोग ऐसे ही खुश रहें, प्रसन्न रहें, एग्जाम में आएंगी जाएंगी, लेकिन आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए वो बढ़ा रहना चाहिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।